हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे। तो विशिष्ट ऊष्मा वाली क्लास कैसी लगी? एलडीसी फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने आपको बोला था, तो शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। लॉन्ग वीडियो में भी किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। कोई रिप्लाई दो भाई, ताकि पता चले क्या करवाना है क्या नहीं करवाना। बाकी रेगुलरिटी तो अपने साथ चल ही रही है। ये रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आने वाला है, सारी बातें आपको पता है। आज अपने नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। एक आज अपने नया टॉपिक है। वैसे तो ये टॉपिक 1 मिनट वेट कीजिए, बस सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ जी, तो सारे स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए? ठीक है, सारी बातें आपको पता है। कोई वो अब देखो, अपने मेन बात करते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने आपको बोला था कि एक टॉपिक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। हमने फिजिक्स का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, विशिष्ट ऊष्मा। आज हमने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री का टॉपिक। तो मैंने आपको एक दिन एक बात बताई थी पिछली क्लास में कि अपनी रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। एक भौतिक रसायन। भौतिक रसायन पिछली क्लास तक अपना कंप्लीट हो गया। पिछली क्लास अपनी ईंधन की थी। किसकी थी? ईंधन की थी। तो ये है अब अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या अकार्बनिक रसायन। तो वो अगर आपको ये अगर आपने शुरू से करना है तो पहले वो आप फटाफट रिवाइज कर लो, ताकि आपको इसको करने में दिक्कत न आए। बाकी ये टॉपिक आवर्त सारणी, टॉपिक का नाम है आवर्त सारणी। ये टॉपिक मैं टुकड़ों में करवाऊंगा। वैसे तो एक जैसे बुक में दिया वैसे ही करवाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा अपने टुकड़ों में करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, अगर इसको लॉन्ग वीडियो में देखें ना 3 या 4 घंटों में, वैसे टॉपिक लगभग 5 या 6 घंटों का है बड़ा। अगर इसको एक साथ में करें तो एक साथ में करने का करवाने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात वही आ गई कि पहले स्लाइड लिखो, इसमें टाइम ज्यादा चला जाता है और बाद में धीरे धीरे इंटरेस्ट भी कम हो जाता है पढ़ाने का और पढ़ने का। तो ये टॉपिक लगभग एक क्लास के अंदर अपने करते चलेंगे। हाँ, टॉपिक पूरा होगा। तो आज के टॉपिक का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, आवर्त सारणी सभी ने देखी होगी, जिसको अपने पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, सभी ने देखी होगी। तो उसका हम डिटेल से पढ़ेंगे भी, कहां से शुरुआत हुई, क्या पीरियोडिक टेबल होती है, क्या कुछ होता है, वो सारी एक एक हम बात करेंगे। तो जिस किसी को भी ये टॉपिक बोरिंग लगता है, तो मैं पहले बता दूं, आप ये स्लाइड देख रहे हो ना, देख के आपको अच्छा लग रहा होगा सर ने पता नहीं क्या लिख रखा है, इतना ये राम कहानी लिख रखी है, हैं? क्या कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ये अगर आपकी नेगेटिविटी आ रही है, या तो इस क्लास को देखने से पहले ये नेगेटिविटी निकाल दो, या इस क्लास को छोड़ दो। मैं आपको वो झूठी बात नहीं करूंगा कि हाँ ये है वो है। हाँ, इतना गारंटी देता हूं, अगर आपको इस क्लास को पूरी देख लिया तो आपका आवर्त सारणी का जितना भी आपके मन में अभी तक डाउट रहा है ना कि मुझे आवर्त सारणी समझ में नहीं आती, मुझे ये समझ में नहीं आता, मुझे वो समझ में नहीं आता, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखो, करते हैं शुरू। तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण देखो। तत्वों का इसका ना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मुझे बाद में इसको मिटाना पड़ेगा ना। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तत्व। पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो किसी न किसी तत्व से मिलकर बने होते हैं, या वो खुद तत्व होते हैं। चाहे वो ठोस है, चाहे वो द्रव है, चाहे वो गैस है, हर पदार्थ पाए जाने वाला तत्व होता है। ठीक है, तो तत्व क्या होते हैं उसकी मैं डिटेल से आपको क्लास करवा चुका हूं कि तत्व क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, द्रव गैस क्या होते हैं, सारी बातें मैं आपको करवा चुका हूं। तो अब तत्वों के बताने में जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है, आपको पता ही है तत्वों के क्या होते हैं। परमाणु समान होते हैं, उनके एक जैसे गुण होते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आपको पता है। अब तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, वही बात, एग्जांपल लाइब्रेरी वाला। अब एक एक तत्व, इतने सारे तत्व हैं, तो उनका अध्ययन करने के लिए उनको वर्गीकृत करना पड़ता है। ऐसे तो है नहीं किसी भी तत्व को उठा लिया, तो उसका वर्गीकरण करना पड़ता है। तो वही है अपना तत्वों का वर्गीकरण। तो उसकी एक पीरियोडिक टेबल बनी थी। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी वो देखते हैं। तो तत्व क्या होता है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या होता है, तो इसकी परिभाषा देखो। कॉपी पेन साथ के साथ रखना, कॉपी पेन साथ में रखना, एक एक लाइन को नोट डाउन करते चलना। किसी मौलिक गुण को आधार बनाकर पदार्थों की ऐसी व्यवस्था जिसमें निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले पदार्थों को पुनः उपस्थित हो। यानी कि मोटी मोटी बात इन्होंने कह दी कि अपने ना एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक ऐसा सिस्टम बना देंगे, चाहे अपने ऐसे टेबल बना दें कोई भी एक। ठीक है, इस तरह से। ठीक है,
कोई भी अपने इस तरह से एक टेबल बना देंगे तो किसी मौलिक गुण को आधार लेंगे, कोई भी अपने एक मौलिक गुण ले लेंगे, कोई भी एक मौलिक गुण ले लेंगे। मौलिक गुण का मतलब कोई एक विशेष गुण, उसको जो सर्वाधिक विशेष हो, सबसे विशेष हो। जैसे अपने स्कूलों में होता है ना, बच्चों को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे हम 12th में थे तो हमारे 3 सेक्शन बनाए थे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। उसको आधार उन्होंने किस चीज को लिया था, जब हम 12th में थे तो यानी कि हमारे 11th के परसेंटेज जो थे उसको आधार लेकर स्कूलों वालों ने हमारे सेक्शन बना दिए। ए सेक्शन में जो 80 से ऊपर थे, बी सेक्शन में जो 60 और 80 के बीच में थे, और सी सेक्शन में जो 60 से नीचे वाले थे। तो मुझे बी सेक्शन में रखा गया था, ठीक है। और वही बात 12th में मेरे 72 प्लस परसेंटेज आए थे, तो सेक्शन वाइज उनको सेक्शन में रखा गया। तो आधार क्या माना, परसेंटेज। उसी के आधार पर यानी कि एक कोई भी एक मौलिक गुण ले लिया तत्वों का, सभी तत्वों का एक मौलिक कोई एक विशेष गुण को आधार बना दिया उन्होंने, कि हम इन गुणों को ना एक आधार मान लिया भी, हाँ ये गुण कम है, ये गुण ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है। उसी को आधार बनाकर पदार्थों की एक ऐसी व्यवस्था बना दी उन्होंने, पदार्थों की एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें क्या होता, निश्चित अंतराल के बाद यानी कि गैप के बाद, यानी कि अब देखो एक ये हो गया, उसके बाद में 1 2 3 4, ठीक है, 4 के बाद में 5वां फिर ये, फिर 1 2 3 4, फिर 5वां यही 1 2 3 4। तो ये निश्चित अंतराल हो गया ना एक, ये 4 का अंतराल, फिर सेम टू सेम, ये 4 का अंतराल, फिर सेम टू सेम। तो निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले पदार्थों पुनः उपस्थित हो, यानी कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, एक ऐसी टेबल बनाएंगे जिसमें क्या होगा, हम एक किसी भी एक मौलिक गुण को आधार ले लेंगे, कोई भी उस पदार्थ का, सभी पदार्थों का एक विशेष गुण लेंगे जो सभी पदार्थों में पाया जाएगा, जो सभी पदार्थों में पाया जाएगा। जिस प्रकार परसेंटेज तो चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, 11th में हमारे सभी बच्चों के परसेंटेज तो आए थे ना, चाहे किसी के 40 आए तो किसी के 90 आए, लेकिन परसेंटेज आधार उन्होंने क्या माना, परसेंटेज सभी बच्चों के पास थे। तो वही यहां पर, तो कोई भी एक मौलिक गुण ले लिया, बताऊंगा क्या मौलिक गुण उन्होंने आधार लिया, सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। तो मौलिक गुण के आधार पर पदार्थों की ऐसी व्यवस्था की जिसमें निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुणों का पुनः उपस्थित हो, यानी कि इसमें जैसे ये एक जैसा तत्व है तो उसके साथ समानता दर्शाने वाला तत्व यहां पर आया। कितने तत्व बाद में, 4 तत्व बाद में, फिर 4 तत्व बाद में, फिर ये तत्व, यानी कि ये तीनों तत्वों के गुण क्या होंगे, इन तीनों तत्वों के गुण क्या होंगे, लगभग समान होंगे। उम्मीद करता हूं इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। साथ के साथ मैं मिटाता चलूंगा क्योंकि अपने पास मैटर है ज्यादा, जगह है कम, ठीक है। चलिए अगली बात देखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आवर्त वर्गीकरण था क्या, कि किसी भी एक मौलिक गुणों को आधार लिया और उसको एक फिर निश्चित पदार्थों की ऐसी एक निश्चित व्यवस्था की जिसमें गुण के पदार्थों की गुणों की पुनरावृत्ति हो या पुनः पदार्थ समान गुण वाले पदार्थ पुनः उपस्थित हो। तो परिभाषा नोट डाउन करो फटाफट। किसी मौलिक गुण को आधार बनाकर, किसी मौलिक गुण को आधार बनाकर पदार्थों की ऐसी व्यवस्था जिसमें निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले पदार्थ पुनः उपस्थित हो, ठीक, ये इसकी परिभाषा रहेगी। अब आपको समझ में आ गया कि सर हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना क्या है, हमें कोई व्यवस्था पढ़नी है, तत्वों का अरेंजमेंट कैसे किया गया, किस आधार पे अरेंजमेंट किया, ये हमें पढ़ना है। इंटरेस्ट बनाए रखना, टॉपिक अगर समझ में आ गया ना तो इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है। और पूरी केमिस्ट्री, अगर आपको केमिस्ट्री करनी है, अगर आपको केमिस्ट्री करनी है तो आपको ये टेबल आनी चाहिए, ये टेबल तो आपके टिप्स पे होने चाहिए, इतनी मतलब ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि वैसे सुना है, मुझे अभी तक संपूर्ण जानकारी नहीं है, कहा जाता है कि इसको सिलेबस से एनसीईआरटी की बुक से हटा दिया गया है, पर अगर एनसीईआरटी से इसको हटा दिया गया तो पूरी केमिस्ट्री को ही हटा दिया गया, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री ही इसी पे डिपेंड होती है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या कहता है कि तत्वों की वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था, हमें तत्वों के वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, या उनका उद्देश्य क्या था कि तत्वों का वर्गीकरण करना पड़े। समझ गई, परिभाषा देख ली, अब उद्देश्य देखना है, तत्वों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या था। तो इनका उद्देश्य था समान गुणों वाले तत्वों को एक वर्ग में रखकर रसायन शास्त्र को सरल बनाना।
इस बात का मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि तत्वों को वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, तो इन्होंने कहा कि एक जैसे गुण, समान गुण वाले तत्व। अब ऐसे तो है नहीं भी तत्व बहुत सारे हैं तो सारे अलग अलग होंगे, नहीं, कुछ तत्वों के गुण समान भी होंगे, कुछ तत्वों के गुण समान भी होंगे, कुछ तत्वों के गुण समान भी होंगे, कुछ के भिन्न होंगे। तो इन्होंने कहा कि जिनके समान गुण है ना, जिनके तत्वों के गुण क्या है, समान है, कुछ ना कुछ वो समानता दर्शाते हैं, तो उनको एक वर्ग में रख दो। ठीक है, वर्ग का मतलब अभी आप समझो कि इस तरह से खाने बने हुए होंगे, उनको वर्ग कहेंगे। सारी बातें समझाऊंगा, अभी आप ये ध्यान रखो कि अगर इस अरेंजमेंट में तत्वों को रखा जाता है, जैसे एक तत्व ए रख दिया, एक बी रख दिया, एक सी रख दिया, एक डी रख दिया, एक ई रख दिया और एक एफ रख दिया, तो ए बी सी डी ई एफ ये जो तत्व है, ये जो तत्व है, इनके गुण क्या है, समान है। ठीक है, तो समान गुणों वाले तत्वों को एक वर्ग में, याद रखना है किसमें, एक वर्ग में रखा जाएगा। एक वर्ग में रखकर रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री को अध्ययन करने के लिए इसको सरल बना दिया गया, इसको अध्ययन करने के लिए इसको सरल बना दिया गया। जैसे हमने बायोलॉजी में पढ़ा था ना कि जंतु जगत का वर्गीकरण क्यों किया गया, पादप जगत का वर्गीकरण क्यों किया गया, अध्ययन को सरल बनाने के लिए। तो यहां पर भी तो वही काम होगा ना, अध्ययन को सरल बनाने के लिए ही इसका उपयोग किया गया, या इसका मुख्य उद्देश्य था। उद्देश्य समझ में आ गया, परिभाषा समझ में आ गई, उद्देश्य समझ में आ गया। उद्देश्य क्या था, सीधी सी बात है, तत्वों को समान गुण वाले, मेन बात क्या है, गुण क्या होने वाले, ये समान होने चाहिए। गुण क्या समान, और रखेंगे किसको, एक ही वर्ग में, समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा जाएगा, समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा जाएगा। ठीक है, एक सेकंड भी, स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ जी, चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ भाई, कोई बात नहीं, चलिए। उद्देश्य आपको समझ में आ गया। उसके बाद में वर्गीकरण का इतिहास, इसका इतिहास क्या था, इसका इतिहास क्या था, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। इतिहास से क्वेश्चन नहीं बनता, इतिहास से क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन फिर भी बुक्स में दिया हुआ है तो हमें पढ़ना चाहिए। कब की बात है, 19वीं सदी में। कब, 19वीं सदी में। अब देखो, आपको पहले 19वीं सदी का मतलब पता होना चाहिए। 19वीं सदी, 19वीं सदी का मतलब होता है प्यारे बच्चों 1847, 1890, यानी कि 1801 से लेकर 1899 तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे बोलते हैं 19वीं सदी। ठीक है, तो 19वीं सदी में तत्वों के वर्गीकरण के लिए प्रयास किए गए। 1800 के बाद में, यानी कि इसका सन प्रॉपर नहीं बताया, सीधा 19वीं सदी बताया है। तो 19वीं सदी में अलग अलग वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग प्रयास किए गए। ठीक है, किसने क्या प्रयास किए हमें नहीं ध्यान में रखना, सिर्फ मोटा मोटी नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है, पहला है प्राउट की परिकल्पना। क्या, प्राउट, नाम याद रखना है, प्राउट, क्या नाम है, प्राउट, प्राउट की परिकल्पना, प्राउट की परिकल्पना। अब ये परिकल्पना अगर आपको डिटेल से पढ़नी होती है ना, तो कब पढ़ते हो, जब आप या तो 11th 12th की बायोलॉजी करते हो तब थोड़ा सा इसको पढ़ाया जाता है, या जब आप बीएससी में, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तब उसको डिटेल से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो प्राउट की परिकल्पना। दूसरा है डॉब रेनर का त्रिक सिद्धांत। क्या है, डॉब रेनर, डॉब रेनर का त्रिक सिद्धांत। तो मैं यहां पर साइड में नीचे वैज्ञानिक का नाम लिख रहा हूं, कौन कौन से, एक तो प्राउट साहब आगे, प्राउट और डॉब रेनर, डॉब रेनर, प्राउट और डॉब रेनर, डॉब रेनर का त्रिक सिद्धांत। अब इन्होंने, इनकी जो प्राउट की परिकल्पना नहीं सफल हो पाई, उसके बाद में डॉब रेनर का त्रिक सिद्धांत आया। पहले प्राउट ने कोई परिकल्पना दी, क्या परिकल्पना क्या परिकल्पना दी उन्होंने, उसका डिटेल नहीं है अभी इस लेवल की क्लासेस तक। उसके बाद में डॉबनेर जी ने कुछ काम किया, उन्होंने एक त्रिक सिद्धांत दिया। उनमें क्या कमी आ गई, उनमें आ गई कि कुछ ही तत्वों तक ये सीमित हो पाया। बस ये थोड़ी सी इनकी बात मिलती है कि कुछ ही तत्व इन पर
इन्होंने जो नियम दिया ना उस पर कुछ ही तत्व खरे उतर पाए, सारे तत्व नहीं खरे उतर पाए, कुछ ही तत्व खरे उतरे, तो वो थोड़ा सा फिर बोल दिया भाई नहीं, कामयाब नहीं है। उसके बाद में इसको भी कैंसिल आउट कर दिया गया, इसको भी कैंसिल आउट कर दिया गया। उसके बाद में डूमा का सममूलक श्रेणी, उसके बाद में डूमा आ गया, डूमा का सममूलक श्रेणी, डूमा का सममूलक श्रेणी व्यापक मान्यता नहीं मिली। इनके भी काम, इन्होंने जो नियम वगैरह बनाए थे या सममूलक यानी कि जिनके मूलक समान होते हैं, उन्होंने एक श्रेणी बनाई, एक क्रम बनाया, तो वो भी इसको व्यापक मान्यता प्राप्त नहीं हुई और उसको भी रिजेक्टेशन में डाल दिया गया। उसके बाद में न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये अभी तक थोड़ा बहुत चल रहा है। न्यूलैंड का अष्टक नियम, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि अष्टक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, यहां से क्वेश्चन की होती है शुरुआत। तो अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड ने दिया था। अष्टक नियम क्या होता है ये मैं आपको करवा चुका हूं, पर फिर भी बता देता हूं। इसका मतलब होता है किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, ये अष्टक नियम था। तो अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर यह लागू नहीं हो पाया, जिन तत्वों का परमाणु भार अधिक था उन पर यह लागू नहीं हो पाया, यानी कि कम, जिनके परमाणु भार कम थे उन पर यह तो काम कर रहा था, लेकिन जिनके परमाणु भार बहुत अधिक थे या अधिक थे उन पर यह काम नहीं कर पाया। तो इस वजह से यह भी फिर नहीं काम का हुआ। इसके बाद में लोअर मेयर का परमाणु आयतन व परमाणु भार वक्र। अब इसका मतलब क्या है कि लोअर मेयर पहला है अपना, अगला है न्यूलैंड, न्यूलैंड, उसके बाद में लोअर मेयर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक तो आधार लिया परमाणु आयतन, ये परमाणु का आयतन कितना है, और परमाणु भार, इन दोनों के बीच में एक वक्र बनाया, एक ग्राफ बनाया। क्या ग्राफ बनाया, एक तरफ तो परमाणु भार लिख दिया और एक परमाणु आयतन लिख दिया, इन दोनों के बीच में इन्होंने वक्र बनाया, कोई भी वक्र बन सकता है, ठीक है। तो परमाणु भार वक्र इन्होंने बनाया, यह भी इतना कामकार नहीं हुआ। इसके बाद में मेंडलीफ का आवर्त नियम, यह थोड़ा सा चला था, मेंडलीफ का आवर्त नियम, इसमें चला तो था लेकिन इसमें त्रुटियां बहुत आ गई, ये थोड़ा सा कारगर साबित हुआ था, इनकी बातें थोड़ी सी मानी गई थी भी, हाँ हाँ ऐसा करके कुछ हो सकता है, लेकिन फिर वही बात, कमियां आने पे चीजों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। हमारी खूबियां नहीं देखी जाती या कमियां देखी जाती हैं। आप कोई भी काम कीजिए, आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उसके अंदर आपकी खूबियां नहीं देखी जाती, तो आपकी कमियां देखी जाती हैं कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, और होनी भी चाहिए। जैसे हमने शुरू में मैंने इस पर पढ़ाना शुरू किया, तो आप मेरी पहली वीडियो देखोगे जिसमें मैंने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के क्वेश्चन आंसर करवाए, पहली वीडियो। तो उसमें जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो पता नहीं क्या क्या सुनने को मिला था, ऑनलाइन ही ऑफलाइन, क्या करेगा ये वो, मतलब बहुत कुछ, लेकिन मैंने अपना पढ़ाने का रूटीन नहीं छोड़ा और मुझे उसका फायदा मिल रहा है क्योंकि मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूं, साल से ऊपर हो गया मुझे इस प्रोफेशन में जुड़े हुए। हाँ, इनकम का सोर्स अभी तक कुछ नहीं आया, लेकिन मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है। वो कहते हैं ना, शुरू तो मजबूरी में किया था लेकिन अब मजा आ रहा है, तो आपको वो चीजें नहीं करनी। तो वही बात है, यहाँ पर भी मंडली के आवर्तन अधिक त्रुटियां आ गई, फिर इनको भी थोड़ा सा कर दिया कि नहीं आपका पार नहीं पड़ेगा। इतनी कमियों के बाद क्या हुआ, इतनी कमियों के बाद ये सारे काम हुए। अब इसमें एक बात आपने नहीं पूछी या मैंने नहीं बताई, तो अब बता देता हूं, इन सभी ने आधार क्या लिया था, ये मैंने लिखा था ना ऊपर, मौलिक गुण, तो वो मौलिक गुण था प्यारे बच्चों परमाणु भार। मौलिक गुण क्या था, परमाणु भार। तो दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास में आधार किसको माना गया, वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास में आधार किसको माना गया। वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, जब वर्गीकरण की शुरुआत की गई, जब तत्वों का वर्गीकरण करना शुरू किया गया, तो उसमें हमने ऊपर पढ़ा था कि एक मौलिक गुण को आधार माना जाएगा, तो वो मौलिक गुण क्या था, वो था तत्व का परमाणु भार। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मौलिक गुण। मौलिक गुण क्या था, मौलिक गुण था प्यारे बच्चों तत्व का परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार। यहां पर आपको कहीं कहीं परमाणु द्रव्यमान भी लिखा हुआ मिल सकता है, परमाणु
द्रव्यमान भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, इतनी बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां तक फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो प्राउट की परिकल्पना, डोबनेर का त्रिक सिद्धांत, डुमा का सममूलक श्रेणी, न्यूलैंड का अष्टक नियम, लोयर मेयर के परमाणु आयतन में परमाणु भार वक्र, मेंडलीव का आवर्त नियम। ये थी इतनी बातें। अब आगे चलते हैं कि मेंडलीव ने वर्गीकरण, कमियां आ गई कोई बात नहीं है, भाई साहब ने प्रयास तो किया ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी थोड़ी सी विकसित हुई थी, कमियां आई थी, लेकिन अब मेंडलीव की आवर्त सारणी कैसे बनी, क्या हुआ, क्या उसके गुण थे, उस पर चर्चा करेंगे। किसकी? मेंडलीव की। चलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करें हम अपने, चलो कर लेते हैं। बात करने आए हैं तो बात कर ही लेते हैं फिर, है ना। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं बात भी। देखो, मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण यह भी कब हुआ? 19वीं सदी में। कब? 19वीं सदी में। इनका पूरा नाम क्या था? तो डी.आई. मेंडलीव था। डी.आई. मेंडलीव कहां के रहने वाले थे? तो ये रशिया के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? रशिया के ये रहने वाले थे। दूसरा क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि मेंडलीव का पूरा नाम क्या था? डी.आई. मेंडलीव, और ये कहां के रहने वाले थे? ये रशिया के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन, अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कुछ परिभाषाएं दी वर्गीकरण को, या मेंडलीव तत्वों का वर्गीकरण नियम। ठीक है, इसका एक नाम और होता है मेंडलीव का तत्वों का वर्गीकरण नियम, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण नियम, आवर्त वर्गीकरण नियम ये भी कहा जाता है। तो इन्होंने इसमें क्या कहा था? इन्होंने कहा कि तत्वों व उसके यौगिकों के, अब देखो तत्व व यौगिक, तत्व और उसके यौगिक, तत्व और उसके यौगिक का मतलब, तत्व तो कोई भी एक स्पेसिफिक पार्टिकल्स होगा जिसके परमाणु क्या रहेंगे? समान रहेंगे। लेकिन इसमें क्या होते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु, तो उनके रासायनिक संयोग से ये बनते हैं यौगिक। करवा दिया। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है, लेकिन H2O क्या है? एक हाइड्रोजन का यौगिक। हाइड्रोजन क्या हो गया? एक तत्व हो गया, और ये क्या है? एक हाइड्रोजन का यौगिक। ठीक है, तो तत्वों व उसके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन किया गया, यानी कि इनका तुलनात्मक, इन दोनों को तुलना करके इनका अध्ययन किया गया, और तुलनात्मक अध्ययन से नियम प्रस्तुत किया गया। इनका तुलनात्मक अध्ययन से यह नियम प्रस्तुत किया गया। तो पहली बात इसकी क्या खास बात है कि तुलनात्मक अध्ययन किया गया, तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगली बात, अब इन्होंने क्या कहा है वो लाइन नोट कर लेना। तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक गुणों उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। इन्होंने कहा है, इस लाइन को एक बार नोट करो, या वैसे का वैसे लिखो। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। लिख लिया? चलिए सरल भाषा में देखें तो इसका मतलब है, यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, क्या कहा? परमाणु भार का बढ़ता क्रम, परमाणु भार का बढ़ता क्रम, परमाणु भार का बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो उनकी एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुणों वाले तत्व पाए जाएंगे। इसको समझते हैं। चलो, इसका मतलब यह है कि ये एक तत्व है A, ठीक है, ये एक तत्व है B, ये एक तत्व है C, ये एक तत्व है D, ये एक तत्व है E, और ये एक तत्व है F, और ये एक तत्व है G। ठीक है, हमें क्या पता है कि ये वर्ग होता है, इस टाइप से अपने बनते तो इसको बोलते हैं वर्ग। याद रखना है क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि ये
परमाणु भार का बढ़ता क्रम है, परमाणु भार का बढ़ता क्रम। ठीक है, तो इसका परमाणु भार कम, इसका इससे ज्यादा, 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 इसका इससे ज्यादा। अगर हम ऐसे पर्टिकुलर चीजों को या तत्वों को सजा दें तो क्या होगा, एक निश्चित संख्या के बाद, यानी कि किसी भी एक, यहां से मान लो, यहां से मान लो, यहां से मान लो, किसी भी अपने यहां से मान लेते हैं, तो निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुणों वाले तत्व पाए जाएंगे। यानी कि इसका मतलब है कि यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो इनके परमाणु भार में गुणों में अलग अलग चीजें होंगी, ठीक है, लेकिन इसके बाद में ये दोनों के लगभग गुण क्या होंगे, समान पाए जाएंगे, ये तत्व लगभग समान पाए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपने आगे चर्चा करते हैं इस पर। हाँ जी, तो इतना हो गया। आगे ज्ञात तत्वों का वर्गीकरण किया, इन्होंने ज्ञात तत्वों का ही वर्गीकरण किया। मतलब क्या है कि मेंडलीफ को जितने तत्वों की जानकारी थी ना, जितने भी तत्व उनको पता थे भी हाँ हाँ ये तत्व है, जानकारी थी, उतनों का ही वर्गीकरण किया, यानी कि ज्ञात तत्वों का वर्गीकरण, ज्ञात तत्वों का वर्गीकरण, ये इनकी खास बात थी। ठीक है, और इस वर्गीकरण को ही क्या नाम दिया गया, आवर्त सारणी। क्या नाम दिया गया इस वर्गीकरण को, आवर्त सारणी नाम दिया गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा रिपीट करते हैं, मेंडलीफ द्वारा तत्वों का वर्गीकरण 19वीं सदी में डी.आई. मेंडलीफ, जो कि एक रशिया के वैज्ञानिक थे, तत्वों व उसके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन किया और इससे एक नियम प्रस्तुत किया। तत्वों के इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो उनकी एक निश्चित संख्या के बाद तत्वों के गुण लगभग समान हो जाते हैं। यही बात। आगे देखते हैं, 9 वर्ग थे। अब देखो, इसको मैं रफ करता हूं, अब धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लग गई होंगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ शेयर करें और दोस्तों के साथ कमेंट करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें चैनल को। सारे काम आपको करने की बताने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही समझदार हो, तो करने हैं सारे काम आपको। ठीक है, चलिए चलो मैं इसको रफ करता हूं, अब फिर आगे बात करते हैं। मैंने बोला था अगर बच्चे बोर हो रहे हो तो भाई कोई इलाज नहीं है, इंटरेस्टिंग होती तो फिर सभी कर लेते ना। केमिस्ट्री शुरू करने से पहले ही मैंने आपको बोला था कि केमिस्ट्री खुद एक अपवाद है, तो इसमें बहुत अपवाद आएंगे। आपको लगेगा कि सर क्या हो रहा है ये, पर क्या कहें, पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो चलिए भाई कोई बात नहीं, आगे शुरू करते हैं। अब बात करते हैं आवर्त सारणी की। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बना दी उसकी बात करें तो उसमें क्या क्या विशेष बातें थी। तो इसमें 9 वर्ग थे। कितने वर्ग थे, 9 वर्ग थे, और क्या थे, 7 आवर्त थे। और क्या थे, 9 वर्ग और 7 आवर्त। चलो बनाते हैं 9 वर्ग और 7 आवर्त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 वर्ग बन गए। मैंने बताया भी था इनको वर्ग बोलते हैं। अब 1, यानी कि जो इस तरह से चीजें चल रही हो ना उनको वर्ग बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, और इस तरह से चलेंगे उनको आवर्त। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्होंने जो सारणी बनाई थी ना, किसने, मेंडलीफ ने, वो इस प्रकार की थी। कितने, 7 आवर्त और 9 वर्ग। ठीक है, ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63। ज्ञात तत्व कितने थे, 63 थे।
तो ये अपने पास बोकस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई और 7 में 63, 7 में 63 बन रहा है, 63 बोकस बन गए। ठीक है, ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 थी। उस समय अक्रिय गैसों का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इस समय क्या था, इसमें अक्रिय गैस से थी, अक्रिय गैस से नहीं थी। अब मैंने यहां पर अक्रिय गैस से नहीं क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे ना, तो उसमें अक्रिय गैस से भी पढ़ेंगे। जब हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें हम अक्रिय गैस से भी पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ के साथ। ठीक है, अक्रिय गैसों का आविष्कार नहीं हुआ था। अज्ञात तत्वों के लिए उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, अज्ञात तत्वों के लिए उन्होंने इस तरह से रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। ये भी इसकी खास बात थी, अज्ञात यानी कि जिन तत्वों की भी खोज नहीं हुई थी या जिन तत्वों की जानकारी नहीं थी, तो उनके लिए उन्होंने खाली जगह छोड़ दी थी। भी कल को अगर नए तत्व आएंगे तो उनके लिए ये जगह पड़ी है, यहां पर इन तत्वों को फिल कर देंगे, जैसे उनके गुण वैसे उनको जगह के लिए स्थान। इन्होंने खाली जगह छोड़ दी दोनों तरफ, और बीच में कि कोई नए तत्व आएंगे तो उनको इसमें एडजस्ट करेंगे, जैसे उनके गुण होंगे, जैसे उनकी क्षमता होगी, वैसे उनको उनका स्थान मिल जाएगा। ठीक है, ये उनकी विशेष बात थी। अब इस आवर्त सारणी के गुण क्या थे वो पढ़ लेते हैं। तो गुण थे कि तत्वों के अध्ययन में सुविधा हुई एक तो। अब क्या हुआ, हमें तत्वों के अध्ययन करने में, क्योंकि 63 तत्व थे तो सभी तत्व इसमें फिल थे, तो अब इनको अध्ययन करने में हमें सुविधा प्राप्त हुई, ज्यादा मथाबच्ची नहीं करनी पड़ी ना। पहला तो ये फायदा हो गया। दूसरा, नए तत्वों की भविष्यवाणी कर सकते थे। इनके आधार पर अपने नए आने वाले जो तत्व हैं उनकी हम भविष्यवाणी कर सकते थे कि हाँ आने वाले तत्व ऐसे हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं या ऐसे होंगे, वो चीजें हम कर सकते थे। अनुसंधान कार्यों में सहायता मिली। अनुसंधान कार्य कैसे होते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम होता है ना, वहां पर जैसे तत्वों के साथ प्रैक्टिकल किए जाते हैं या कुछ नई चीजें बनाई जाती हैं, कुछ आविष्कार किए जाते हैं, बहुत से अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन वगैरह वगैरह, नाभिकीय भट्टी, परमाणु ऊर्जा, ये सारे जो काम होते हैं वो एक अनुसंधानों में किए जाते हैं। रॉकेट लॉन्च, ठीक है, रक्षा प्रौद्योगिकी वाला, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाला, वहां पर भी ये काम अनुसंधान में होते हैं। तो उनको काम करने के लिए या अनुसंधान कार्यों में भी सहायता इन आवर्त सारणी की वजह से मिली। और क्या मिला, संख्यात्मक परमाणु भारों की संशोधन हुआ। जो अपने किसी में डाउट था ना भी हाँ इसका परमाणु भार इतना हो सकता है, इसका तो इतना है, जो हम डाउटफुल परमाणु भार थे, डाउटफुल पदार्थ थे या डाउटफुल परमाणु तत्व थे, तो उनके भारों में संशोधन किया गया, उनमें सुधार किया गया। तत्वों के यौगिकों की प्रकृति की जानकारी मिली, तत्वों के यौगिकों के प्रकृति की। अब आपको मैंने बताया था कि तत्व से ही तो यौगिक बनते हैं, तत्व से ही तो यौगिक बनते हैं, तो या यौगिक के अंदर एक से ज्यादा तत्व होते हैं, तो तत्व के आधार पर ही हम कह सकते हैं उससे बनने वाले यौगिक होते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो कैसे, आपने कोई भी धातु, मिश्र धातु ले ली होगी, जैसे पित्तल ले लिया या कोई और मिश्र धातु ले ली, तो उसमें आपको पता है भी हाँ इसके अंदर ये मिश्र धातु है, तो आप उसे आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ये विद्युत की सुचालक होगी, इस पर जंग नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो कैसा लगेगा, तो वो उसके यौगिक होते हैं। तो उससे बनने वाले यौगिकों की भी हमें प्रकृति की जानकारी भी पता चल गई थी। ठीक है, संयोजकता संबंधी नियम भी मिले। संयोजकता क्या होती है ये मैं पढ़ा चुका हूं कि कोई भी जो तत्व होता है वो अपने साथ कितने और तत्वों को जोड़ सकता है, वो होती है संयोजकता। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब वही बात, कमी तो हर किसी में होती है, तो इनकी भी आवर्त सारणी में कमी निकली, वो कमियां देख लें क्या क्या कमियां हुई थी। चलिए कमियां देखते हैं अभी, इनमें क्या क्या कमियां देखी गई, इनकी आवर्त सारणी में क्या क्या दोष उत्पन्न हुए, वो थोड़ा सा अपने देख लेते हैं। चलिए पेशेंस बना के रखो भाई, बीच में भागना नहीं है क्लास छोड़ के। हाँ, अगर जो बच्चे इस क्लास से अंत तक टिक गए उनको इस टॉपिक में दोबारा कभी डाउट नहीं होगा, ये मैं देता हूं आपको गारंटी, क्योंकि चीजें एक एक लाइन कवर करवाई है मैंने, एक एक लाइन। मुझे इस स्लाइड को लिखने में लगभग आधा पौना घंटा लगा था, सिर्फ आपके लिए लिखी है। ठीक है, चलिए आवर्त सारणी के दोष, कमियां।
पहला दोस्त तो यही है कि हाइड्रोजन को बेचारे को रहने को स्थान ही नहीं मिला, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में रहने के लिए जगह ही नहीं मिली, इसको पता ही नहीं कहां पर रहना है, तो इसका स्थान जो था विवादपूर्ण था और इसी वजह से इसको आवारा तत्व बोला जाता है। पहला क्वेश्चन, आवारा तत्व हाइड्रोजन। और आपको पता है हाइड्रोजन आवारा होता है तो बहुत खतरनाक भी होते हैं, है ना, अपनी मर्जी का मालिक होता है ये आवारा तत्व हाइड्रोजन। तो पहला तो यही था कि इसमें हाइड्रोजन को जगह ही नहीं मिली। समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। समस्थानिक समभारिक मैंने करवाए हुए हैं। तो समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक सेम और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, है ना। समस्थानिक क्या होता है? परमाणु क्रमांक एक समान, परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न, परमाणु भार भिन्न। अगर ऐसे कोई तत्व थे तो उनके समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक लिख लो भाई। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये इसके 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। तो ये मान लीजिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, तो समस्थानिकों को आवर्त सारणी में रहने के लिए जगह ही नहीं दी गई, कोई जगह नहीं दी गई, प्रॉब्लम हो गई। कुछ समान गुण वाले तत्व, 2 कमियां तो ये निकल गई। तीसरी कमियां क्या निकली कि कुछ तत्व ऐसे थे जिनके गुण क्या थे? समान, जैसे कॉपर, उसके बाद में Hg यानी कि मरकरी, उसके बाद में Ag यानी कि ऑर्गन्स, उसके बाद में टाइटेनियम, उसके बाद में ऑरम, उसके बाद में Pt, उसके बाद में बेरियम और इसके बाद में Pb। ये इतने जो तत्व थे इनके गुण क्या थे? समान थे। किस किसके? Cu, Hg, Ag, Ti, Au, Pt, Ba और Pb। लो मैं बड़ा बड़ा यहां पर फिर लिख देता हूं। कॉपर, Cu, Hg, Ag, Ti, Au, Pt, Ba और Pb। इनके क्या थे? समान गुण थे। गुण क्या थे? गुण क्या थे इनके? समान गुण थे। गुण थे समान, लेकिन इनको अलग अलग वर्गों में रखा गया। समान गुण होने के बाद भी अलग वर्ग में रख दिया गया। क्यों भाई? हम पीछे तो पढ़ के आए हैं कि समान गुणों वालों को एक वर्ग में रखेंगे, लेकिन यहां पर तो इन्होंने अलग वर्ग में रख दिया, तो ये इसकी कमी बाहर आ गई। ठीक है, आगे हमें पीछे पढ़ के आए हैं कि परमाणु भार का बढ़ता क्रम रखा जाएगा, कि परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम रखा जाएगा, परंतु कुछ कंडीशन उसमें ऐसी आ गई कि अधिक परमाणु भार वाले को तो पहले रख दिया गया और कम परमाणु भार वाले को बाद में रख दिया गया। जैसा कि आई का परमाणु भार, आई मतलब आयोडीन का 126.92 होता है परमाणु भार, और टीयू का होता है, ट्यूलेरियम का, इसका नाम होता है ट्यूलेरियम, टीयू का होता है 127.61। ठीक है, तो ऐसे रखना था, ऐसे ही रखना था, को बाद रख दिया गया, आयोडीन को बाद में रखा गया। तो इन्होंने क्या किया? रखना तो ऐसे था, पढ़ के आए हैं, क्योंकि हम पीछे क्या पढ़ के आए हैं? यही पढ़ के आए कि पहली तो कमी क्या निकल गई भी, समान गुण, जिनके गुण समान होंगे उनको हम एक ही वर्ग में रखेंगे, गुण समान तो एक ही वर्ग में रखेंगे। तो इन्होंने यहां पर, इनके गुण समान थे, इन सभी के गुण क्या थे? समान थे, लेकिन उनको अलग वर्ग में रख दिया गया। चलो कोई बात नहीं, ये इन्होंने हजम कर ली, कमी तो निकाल दी, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। अब आगे दूसरी गलती इन्होंने फिर कर दी। क्या किया? इन्होंने कहा कि हम परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम रखेंगे, तो आई और टीयू को ऐसे रखना था। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने उल्टा कर दिया। इन्होंने क्या किया? इस आवर्त सारणी में पहले टीयू को रख दिया और बाद में आई को रख दिया। ये भी गड़बड़ हो गई, तो गड़बड़ हो गई तो फिर काम नहीं बना। 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रख दिया गया। अब जो इनका 8वां वर्ग था उनमें 3 तत्वों को एक साथ में रख दिया, जो कि नहीं सेट बैठा। दुर्बल मृदा तत्वों को एक साथ वर्ग में रख दिया गया, दुर्बल मृदा तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया गया। धातु और अधातु तत्वों के बीच कोई
विशेष विभाजन नहीं था। जो इन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी उसमें धातु और अधातु के बीच में कोई विभाजन नहीं था, स्पष्ट विभाजन नहीं था कि हाँ ये इधर वाले अधातु हैं, इधर वाले धातु हैं, कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। इससे भी आवर्त सारणी कंफ्यूज हुई। तो ये थी अपनी मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ये इनकी बातें थी। जहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने लाइन टू लाइन आपको बता दी है। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब आपके लिए नई शुरुआत है जो जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। एग्जामिनर कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो 1 मिनट का ब्रेक देता हूं आपको ताकि आप रेस्ट वगैरह कर लो, थोड़ा सा पानी पूनी पी लो। ठीक है, क्लास आज पहली बार सेमेस्टर की इतनी लंबी गई है ना, तो बच्चों को बोरिंग भी लग रही है। पर क्या करें मेरे बच्चों, बोरिंग तो है, ठीक है, पर बोरिंग होनी नहीं चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हम इसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए चलिए चलिए, पानी पूनी पी लीजिए। पानी पूनी ना बागड़ी में गेम, आप पानी पूनी पी लो। चलो मैं थोड़े से कमेंट्स देख लेता हूं आपके। हाँ जी, त्रिलोक का रिप्लाई आया है। मैंने पूछा था कि आरबीसी की खोज किसने की थी, तो आरबीसी की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने द्वारा की गई। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। वेरी गुड। उसके बाद में और कमेंट्स देखें तो ये तो नॉर्मल से ही है, सभी बच्चे करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो क्वेश्चन आंसर वाले होंगे ना वो मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, उनके रिप्लाई मैं आपको दे रहा हूँ साथ के साथ। काफी दिनों के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दिए ना, तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, सर रिप्लाई नहीं देते। कोई बात नहीं, आज आपकी रिप्लाई दे देंगे। काफी दिन हो गए, बोर हो रहे हो ना, तो कुछ बातें कर लेते हैं। रोशन जुगली कोशिका विभाजन में बताया उसने। गुड क्लास सर जी, लकी बिका। उसके बाद में रोशन के कुछ कमेंट्स हैं तो वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, उन्होंने क्या क्या कमेंट किए हैं। उनका पहला कमेंट है, धन्यवाद आदरणीय गुरुजी, धन्यवाद भाई, धैर्य बनाए रखें। गुणसूत्र दिखाई देता है, तनुपट पापा के गुणसूत्र, एंजाइम गांठ गुणसूत्र आपस में जुड़ते हैं, जीन विनिमय। उसके बाद में डीएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, समझात गुणसूत्र, ठीक है, कम समय में होता है। ये सारी बातें इन्होंने बता दी हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर आपकी स्किन ऐसी क्यों है, तो उसका मैंने रिप्लाई दिया था वीडियो बनाकर। तो उसमें उस बच्चे का, या शायद मेरे से बड़े हों, उसका रिप्लाई आया है, थैंक्स सर फॉर योर रिप्लाई एंड आई रिस्पेक्ट योर मिंडेट। ठीक है, उसके बाद में एक है, वेल एक्सप्लेन्ड, बिल्कुल फुल स्पॉट भाई जी, थैंक यू भाई जी। और उसके बाद में है, थोड़े से और देख लेते हैं। आज वाली क्लास की क्वालिटी बहुत शानदार है गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ पुरानी वीडियो है उस पर कमेंट आए थे तो उसके भी रिप्लाई दे देते हैं। एक शानदार क्लास, उसके बाद में हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनके कमेंट्स आए हैं, हमारे लिए भी कुछ लिख दिया करो, कैरी ऑन, थैंक यू भाई साहब। और उसके बाद में और देखें तो अपने हैं, क्या बात है सर, ग्रीन एंड रेड मार्कर दिखाई कम देता है, ब्लैक मार्कर का यूज, थैंक यू भाई। और लकी बिका ने सारी बातें इन्होंने बताई हैं, प्रोटोजोआ पोरिफेरा सिलिंट्रेटा, ये सारी बातें इन्होंने दी हैं। 1-2 नेगेटिव कमेंट्स हैं तो भाई करते रहो नेगेटिव कमेंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आपकी कोचिंग कहाँ है, तो मैं प्रॉपर श्री गंगानगर से हूँ, तो अगर आपको, मैं तो अभी ऑफलाइन शुरू नहीं की है, ऑनलाइन करनी हो तो यहाँ से जो है कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है, और बस लगभग यही सारी बातें हैं। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, ये आवर्त सारणी के अंदर कमियां थी। अब आपको पता है जिनके अंदर कमियां होती हैं वो ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाते। उसके बाद में एक नई आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया जिसका नाम था आधुनिक 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 आवर्त सारणी, जो अभी तक चल रही है। तो देखना चाहोगे अब आधुनिक आवर्त सारणी, देखना चाहोगे? चलो दिखा देते हैं।
अभी थोड़ा सा ही दिखाएंगे, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा मैं बाद में, क्योंकि कैमरा सेटअप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखो, ये सामने पड़ी है, इसको मैं जूम करके आपको थोड़ा दिखा देता हूं, फिर आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। हाँ, ये देखो, ये लिखी हुई पीरियोडिक टेबल, ठीक है। वन ऑफ द एलिमेंट्स लॉन्ग फ्रॉम, इधर ये हाइड्रोजन वाला मिटा हुआ है, तो मैं आपके जब आपको करवाऊंगा तो अलग से दिखा दूंगा, ठीक है। ये इधर वाला एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, और ये नीचे वाला एफ ब्लॉक होता है, ठीक है। ये इधर वाली अक्रिया कैसे होती है, सारी बातें बताऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक बार देख लो, ऐसी सभी ने आपने देखी होगी आवर्त सारणी, यही आवर्त सारणी होती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पढ़ाऊंगा तब आपको यहां पर पूरी मैं सिस्टमेटिक करके बताऊंगा, ठीक है। अभी अपने इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। चलिए वापस कैमरा सेटअप करते हैं अपना, क्योंकि एक बार जब सिस्टम बिगड़ जाता है तो दोबारा जल्दी से सेटअप करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा प्यारे बच्चों, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे भाई। अब देखो एक बार हो गया ना, तो फिर प्रॉब्लम आती है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी। अब मेंडलीफ जी तो अपना काम किया उन्होंने बहुत ईमानदारी से। आधुनिक आवर्त सारणी के लिए कब की बात है, 1913 में। कब? 1913 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मोजले। मौज लेते थे सारा दिन, ये क्या लेते थे, मौज ले। ये कहते थे चिंता विंता छोड़ो, कोई बात नहीं, कमियां वगैरह होती रहती है, मौज ले तुम, है ना, कमियां तो निकलती रहती है। ये बिल्कुल फ्री माइंड वाले बंदे थे, ये कहते थे मौजले, तो इसीलिए इनका नाम क्या था, मौजले, ठीक है। तो मौजले ने तत्वों के एक विशिष्ट गुण की खोज की। अब ये सारा दिन मस्ती में रहते थे, इन्होंने एक विशिष्ट गुण खोजा तत्वों में जो सबसे अलग था, विशिष्ट गुण। मोजले ने विशिष्ट गुण खोजा, और वो विशिष्ट गुण क्या था, वो था प्यारे बच्चों परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या इनका विशेष गुण था। परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या इनका विशेष गुण था। बहुत ही मतलब इतना इन्होंने इस शानदार चीज को निकाला ना, इससे इन्होंने बहुत सी केमिस्ट्री का सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है, बहुत तगड़ा इन्होंने सॉल्यूशन कर दिया। अब मोजले ने जब परमाणु क्रमांक की खोज कर दी ना, तो मोजले ने कहा अब मोजले साइंस में, अब केमिस्ट्री में मोजले। तो इन्होंने कहा कि मोजले 1913 ईस्वी में तत्वों के एक विशिष्ट गुण की खोज की, जिसे नाम दिया गया परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक। मैंने आपको बता चुका हूं कि परमाणु संख्या को जेड से इसको लिखते हैं ए से, सॉरी, हाँ ए से लिखते हैं, सॉरी भाई। चलिए, तो इन्होंने बताया कि परमाणु क्रमांक होता क्या है। इन्होंने ये बताया कि परमाणु क्रमांक होता क्या है, परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो इन्होंने बताया कि किसी तत्व के परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होता क्या है, तो वह होता है कि उस तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। मान लीजिए ये कोई परमाणु है, कोई परमाणु है, छोटा ही होता है परमाणु, तो हमने भी छोटा ही बनाया, ज्यादा बड़ा नहीं बनाया। परमाणु के अंदर होता है प्यारे बच्चों नाभिक। परमाणु संरचना में मैं आपको करवा चुका हूं, नाभिक होता है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपने कोई भी एक रैंडमली परमाणु उठाएं, कौन सा उठाएं, कार्बन उठा लेते हैं, चलो कौन सा, कार्बन। कितने नंबर पे आता है कार्बन, 6 नंबर पे आता है, ठीक है, 6 नंबर पे, C6। तो 1 2, चलो इसको परमाणु क्रमांक भरते हैं पहले, 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे भरे हैं, तो पीछे वाली क्लास से जाके देखो, अपने आप आ जाए। तो कक्षा 1 में कितने इलेक्ट्रॉन भरूं, सर 1 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, भर दिए। कक्षा 2 में सर पहले 2 की s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, भर दिए, और p में भी 2 भर दो, 4। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो इसका 6। यहां पर प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। प्रोटॉन को लिखते हैं प्यारे बच्चों p से, और इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं प्यारे बच्चों e से, ठीक है। और एक होता है इसके अंदर न्यूट्रॉन, इसके अंदर परमाणु के अंदर, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। ये सारी बातें मैं आपको ट्रिक के थ्रू करवा चुका हूं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि किसी तत्व के परमाणु संख्या किसके बराबर होगी, तो वो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर,
यानी कि या तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, लेकिन मोस्टली प्रोटॉन की संख्या के बराबर माना जाता है, मोस्टली प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। यानी कि किसी परमाणु में कितने प्रोटॉन है, किसी परमाणु में कितने प्रोटॉन है, वही उसकी परमाणु संख्या है। ये बात इन्होंने बोल दी। अब आगे परमाणु संख्या के बारे में इन्होंने क्या बोला, तो किसी तत्व के लिए परमाणु संख्या सदैव स्थिर रहती है। किसी भी तत्व को उठा लो आप, जैसे आपने कार्बन को उठा लिया, तो कार्बन का तत्व है, कार्बन एक तत्व है। अब कार्बन, आपने इतना सारा कार्बन ले लिया तो सभी में कार्बन है, और कार्बन में सभी में कार्बन के परमाणु है, और प्रत्येक कार्बन के परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे नहीं है भी एक में तो 6 है, एक में 8 हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हर एक तत्व के लिए, किसी तत्व के लिए परमाणु संख्या सदैव स्थिर रहती है। अब अगली बात क्या बोल दी कि इन्हीं दो तत्वों के परमाणु संख्या समान नहीं होगी। इन्होंने ये बोल दिया कि कभी भी दो तत्व, मान लीजिए एक तत्व तो आपने ले लिया कार्बन और एक ले लिया आपने नाइट्रोजन, तो ये नहीं है कि कार्बन भी 6 और नाइट्रोजन भी 6। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है, तो नाइट्रोजन 7 पे, तो कार्बन हमेशा 6 पे रहेगा और नाइट्रोजन हमेशा 7 पे रहेगा। 6 पे कार्बन है ना, तो 6 पे कार्बन ही रहेगा, कोई और नहीं आएगा। 7 पे नाइट्रोजन है तो 7 पर नाइट्रोजन ही रहेगा, कोई और नहीं आएगा। इन दोनों की परमाणु संख्या कभी भी समान नहीं होगी, ये बात इन्होंने बोल दी थी। परमाणु संख्या किसी तत्व का मौलिक गुण है, मौलिक गुण है। वहां पर भी मौलिक गुण क्या था, उसमें मेंडलीफ ने मौलिक गुण क्या माना, परमाणु भार, लेकिन मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी में क्या मान लिया, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। तो ये इसका मौलिक गुण है, न कि द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त नियम परमाणु संख्या पर आधारित है। अब मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त नियम दिया, तो यह पूछा जाता है कि मोजले ने कौन सा नियम दिया था, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया, मोजले ने दिया। किसको आधार मानना, इन्होंने आधार माना परमाणु संख्या को। किसको आधार मानना, परमाणु संख्या को। चलिए इतनी बातों को आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। मुझे पता है भारीपन लगने लग गया है मस्तिष्क में, है ना, भी पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन जिन बच्चों ने रेगुलर क्लासेस देखी है उनको यह समझ में आ रहा है। तो जिनको समझ में आ रहा है ईमानदारी से, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हाँ सर समझ में आया है हमें, ठीक है। कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपको यही करना है और कुछ नहीं करना। चलिए आगे देखते हैं। अब इन्होंने एक परिभाषा दी, किसके लिए, आधुनिक आवर्त नियम के लिए। तो क्या परिभाषा थी, तो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। वहां पर क्या था, परमाणु भार, यहां पर परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, कोई नई बात नहीं है। इस नियम के मेंडलीफ आवर्त नियम के अधिकांश दोष दूर किए। अब परमाणु भार की जगह जब उन्होंने परमाणु क्रमांक लिया तो मेंडलीफ के अधिकांश दोष दूर हो गए। चलिए भैया अब आती है अपनी आवर्त सारणी, ठीक है। इनकी कुछ बातें हैं तो देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गीकरण का आधार लिया गया था इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। तो इसको शुरू करने से पहले आपको क्या याद होने चाहिए, 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक किस नंबर पर क्या आता है, और 1 से 30 तक ही आपको इलेक्ट्रॉनीय विन्यास भरना सीखो, प्रैक्टिस करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास भरना सीखो, 1 से 30 तक सीख लेना, समझ में आ जाएगा। अगर अब आप बोलो सर हमें सिखाओ, तो पीछे वाली क्लासेस पढ़ी है, देखो और सीखो। नहीं समझ आए कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आधार मानना गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गीकरण का आधार क्या लिया गया, तो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिया गया। अब इन्होंने कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग थे, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे। कितने आवर्त थे, 7, और वर्ग कितने थे, 18 वर्ग थे। कितने वर्ग थे, 18। तो 7 आवर्त, तो पहले आवर्त में कितने परमाणु थे, 2, या पहले आवर्त में सॉरी कितने तत्व थे, 2 थे। देखो कैसे, पहले में 2 तत्व थे, 1 2, दूसरे में 8। बनाने का प्रयास करता हूं, 1 2 और 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में तीसरे में भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8।
चौथे में 18, चौथे में 18, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, यहां पर है 10। इसके बाद में पांचवें में भी 18, 1 2, या फिर 10 के 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद में 6 और इसमें आज 6 में 32, 1 2। अब यहां पर कुछ तत्व एफ ब्लॉक के आते हैं, ठीक है, वो इसमें ऐड होते हैं। उसके बाद में वापस आगे चलते हैं और उसके बाद में 7वें में अन्य शेष बचे हुए। इस प्रकार एक सारणी बनती है और इसे बोला जाता है आधुनिक आवर्त सारणी। वो देखो वहां पर कल आपको पूरी समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो खास बात क्या है इसकी, इसने बोला है कि 7 आवर्त होते हैं, तो आवर्त का पहला तत्व कि 7 आवर्त है, तो ये मान लीजिए आवर्त का प्रथम तत्व होगा और ये अंतिम। कितने आवर्त है? 1 2 3 4 5 6 7, तो इनका सभी पहला तत्व क्या होगा? तो ये होगा क्षार धातु। पहला क्या होगा? क्षार धातु, और अंतिम वाला होगा अक्रिय गैस। अक्रिय गैस आवर्त है ये, देखो ये आवर्त 1, ये 2, तो ये आवर्त का पहला तत्व, ये आवर्त का अंतिम तत्व। पहला होगा क्षार धातु, अंतिम होगा अक्रिय गैस। तो यहां पर अपनी आवर्त सारणी का पार्ट 1 होता है कंप्लीट। कल आपको इस सारणी का सारा एनालिसिस आपको पढ़ाऊंगा मैं, कैसे क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और मैंने पूरा अपना डेडिकेशन के साथ और पूरी मेहनत के साथ आपको पढ़ाने का और आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। और फिर भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको समझा दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।